हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द क्लास अगेन। तो आज हम लोग अटेंड करने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का अपना सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सुनी एक बहुत प्यारी सी सच्ची कहानी और हमने ये जाना कि एटम क्या होता है और एटम से लोग किस तरह से फेमिलियर हुए। उसके बाद हम सभी ने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बता दिया था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैसे आई और इसके क्या क्या यूजेस वगैरह हैं कि और ये थ्योरी चली या फिर नहीं चली, फेल हो गई, क्या हुआ, इसके साथ में सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज एक तरीके से मैं आपको फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करता हूँ। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग आगे, बिना बकवास किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हेडिंग लिख लेंगे सबसे पहले आप लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिसे इन शॉर्ट हम लोग क्या कहेंगे, डैट। ठीक, अच्छा, आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते ही होंगे, तो मूवीज़ वगैरह देखने से पहले देखिए एक जो है छोटा सा आगे डिस्क्लेमर दिखाया जाता है कि इस कहानी का किसी भी पात्र या घटना से संबंध मात्र काल्पनिक है या संयोगवश हो सकता है, फलाना ढिमका, इस तरह का डिस्क्लेमर देखा होगा। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी देखिए पढ़ाने से पहले ना मैं भी एक छोटा सा डिस्क्लेमर बोल देता हूँ। तो डिस्क्लेमर ये है कि ये थ्योरी एकदम घटिया है, एकदम फर्जी है, इसका वास्तविकता के साथ में कोई संबंध नहीं है। जितने भी पॉइंट्स इस थ्योरी के अंदर बताए जा रहे हैं वो ज़्यादातर झूठ है, कुछ ही पॉइंट्स उसमें से सही हैं। तो कृपया इस थ्योरी को दिल से बहुत ज़्यादा ना लगाएं, लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपको ये थ्योरी पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब पढ़ाने का यहाँ पर रीज़न बस ये है कि एग्ज़ाम में ये थ्योरी हमसे पूछी जाएगी और अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमारे नंबर उड़ा दिए जाएंगे। इसी वजह से ये बन जाती है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी। बात आ गई समझ में? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। पहले उससे आप तो ये जानिए कि नाम से ही क्लियर है कि ये थ्योरी दी किसने, डाल्टन ने। तो डाल्टन यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस थ्योरी को दिया। लेकिन ये थ्योरी दी क्यों गई, इस थ्योरी का ओरिजिन कैसे हुआ, इन सारी बातों को पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जब ये जो हमने कहानी सुनी थी, साइंस ने जब उससे आगे थोड़ी तरक्की कर ली तो लोग ना ये जो कहानियाँ थी एटम्स वगैरह के बारे में, महर्षि कणाद, कट्यायामा, डेमोक्रियस वगैरह के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने प्रोवाइड की थी एटम वगैरह के बारे में, लोग उसको अफवाह समझने लगे। अफवाह समझना मतलब कि लोग उस पर अब जरा विश्वास नहीं करते थे कि एक्चुअल में ऐसा सचमुच में होता है। और लोगों के दिमाग में फिर से यही क्वेश्चंस क्रिएट होना शुरू हो गए कि आखिर ये हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं इनका कंपोजिशन क्या है, जो भी मैटर है हमारे आसपास, जो भी पदार्थ है हमारे आसपास, वो जो है किन चीज़ों से मिलकर बना है। इस फेवर में कई सारे साइंटिस्ट ने कदम अपना आगे बढ़ाया, कई स्टेप्स उन्होंने उठाए और केमिकल एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके ही उन्होंने वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह दिए थे जो हमने कहाँ पढ़े, अपनी लास्ट क्लास में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये लोगों ने दिया। लोगों मतलब साइंटिस्ट ने ये सारे लॉ बता दिए, लेकिन कोई भी ऐसी थ्योरी नहीं थी ना जो इन लॉज को प्रूव कर सके कि हाँ भाई ये लॉ सचमुच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर इनकी एग्जिस्टेंस सच में है। मीन्स प्रैक्टिकल प्रूफ तो था मेरे पास, प्रैक्टिकल हम करते थे तो देखते थे भाई मेरा लॉ फॉलो हो रहा है। प्रैक्टिकल करने का मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने ए लिया 10 ग्राम, बी लिया 10 ग्राम, दोनों रिएक्ट करके सी बना रहे हैं 20 ग्राम, तो प्रैक्टिकली तो ये बात सच थी। लेकिन थ्योरेटिकल वे में, मीन्स थ्योरेटिकली अगर हम समझना चाहें इस चीज़ को, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कोई थ्योरी नहीं थी। तब भाई साहब डाल्टन जी आगे आए और इन्होंने बोला कि मैं एक्सप्लेन करूंगा इन दोनों लॉज को थ्योरेटिकली। ठीक, इन्होंने भी सेम रिसर्च उठाई, महर्षि कणाद हो गए, डेमोक्रियस वगैरह हो गए इन्हीं की, और उसको अपना बताते हुए लोगों के सामने चिपका दिया अगेन एक फंडा, और लोगों ने इनकी बात पे यकीन भी कर लिया। भाई क्यों ना करें, बिकॉज ये जो ठहरे ये साइंटिस्ट थी। बात आ गई ना समझ में? अब इनकी थ्योरी क्या थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस थ्योरी में भी वही बातें कही गई जो महर्षि कणाद वगैरह ने कही थी, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म में। डाल्टन ने मेन मोटिव वही रखा
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये कहती है, अब मैं आपको मेन थ्योरी बताने जा रहा हूँ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती है कि हमारे आसपास जो भी मैटर प्रेजेंट है ये सब मिलकर बना है एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल जिसका नाम है एटम। यही एटम वर्ड इन्होंने यूज़ किया इस पार्टिकल को नाम देने के लिए। बात आई समझ में? आगे डाल्टन ने कुछ और बातें कही इस थ्योरी के बारे में, तो वो क्या थी, चलिए एक एक पॉइंट करके हम लोग लिखते हैं। पहला पॉइंट मेन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि एवरी substance is made up of small indivisible particles called atoms। बात आई समझ में? मेन पॉइंट यही है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। अब अगर हम इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स मतलब आगे और ये थ्योरी क्या कहती है इस चीज़ को देखना चाहें तो समझेंगे। एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मीन्स हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से बनी है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। सेम महर्षि कणाद वाली बात। अब यहाँ से ना ये थ्योरी हमें एक आइडिया प्रोवाइड करती है एटम को समझने के लिए। हम ये कह सकते हैं ना कि जिस तरह से हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, इसका सबसे छोटा यूनिट है सेल। सेल से मिलके हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलके ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम, और पूरे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनती है हमारी बॉडी। इसी तरह से जो एटम है वो एटम किसी भी मैटर को बनाने के लिए बेसिक यूनिट है। एटम होता है, एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल मिलते हैं तो पूरा का पूरा मैटर फिर कंस्ट्रक्ट हो जाता है। बात आई समझ में? तो यहाँ से आप एक चीज़ तो समझ गए कि एटम होता क्या है, मीन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की भावना क्या है, भावनात्मक रूप से ये क्या कहना चाहते थे दिल से, ये तो आप समझ गए। अब देखिए और इन्होंने क्या क्या कहा थ्योरी के बारे में, अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में एटम के बारे में। भाई साहब ने ये कहा कि हम एटम को, मैं रिक्वेस्ट आप लोग से ये करूंगा कि आप लोग अपनी कॉपीज भी लेकर बैठिए साथ में, और जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उसे अपनी लैंग्वेजेस में नोट करते जाइए। बिकॉज लिख कर अगर मैं आपको यहाँ बताऊंगा तो एक तो आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा और बात वही बनेगी। ठीक है, तो कॉपी आप लोग लेके बैठ जाइए। सेकेंड पॉइंट ये कहती है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि एटम को ना तो मैं क्रिएट कर सकता हूँ और ना ही एटम को मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। ठीक है, सिर्फ किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। बात आई समझ में? ये स्टेटमेंट देखिए किसको प्रूव करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब मास मीन्स मैटर, मैटर किससे मिलके बना, एटम से। तो जब आप एटम को ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मीन्स जो मैटर की बेसिक यूनिट है आप उसको ही डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, तो मैटर को तो आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते, मास को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। बात आ गई ना समझ में? तो यहाँ पर एक पॉइंट तो प्रूव हो जाता है। तो मीन्स अगर इस पॉइंट को आपको लिखना है ना तो आप कैसे लिख सकते हैं कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। बात आ गई समझ में? खत्म। यहाँ से ये पॉइंट भी एंड हो जाता है, एक पॉइंट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। आगे भाई साहब ने कुछ और अच्छी बातें कही। डाल्टन जी ने ये कहा अपनी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में आगे कि एटम जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। बात आई समझ में? मतलब ये तो इनकी बात एकदम सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट होते हैं और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं, एकदम सही बात है। आगे इन्होंने लेकिन एक गलती क्या कर दी, इन्होंने ये बोल दिया ना कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं ना वो सारे एक जैसे होते हैं। मतलब अगर कोई एक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, सपोज करिए सोडियम का है, तो सोडियम के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सारे कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और उनके एटॉमिक मासेस वगैरह भी सब कुछ सेम होंगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। तो चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी ये मतलब तो समझ में आता है, लेकिन
एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, उनके मास वगैरह सब बराबर होंगे, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज हम नेचर में आइसोबार्स से भी फेमिलियर है, आइसोबार्स भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ से यार एक नया वर्ड आ गया, तो ये आइसोबार क्या होता है? तो आइसोबार मतलब आप बस सिंपली ये समझिए कि अगर दो एटम है और दोनों के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे है, सेम है, मतलब उनका Z सेम है, लेकिन उनका मास नंबर जो है ना, सॉरी इनका Z अलग अलग है, मैंने आपको थोड़ा उल्टा बता दिया, इनका Z कैसा है, डिफरेंट, एक का Z तो एक का Z डैश, लेकिन इनका मास नंबर सेम है, A सेम है, तो हम इनको क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। बार मतलब हमारा रीजन है वेट से, मतलब दो एलिमेंट एटम्स है अलग अलग है, लेकिन उनके एटॉमिक वेट्स कैसे हैं, सेम है, तो इसी वजह से ये आइसोबार्स। और दूसरे होते हैं देखिए आइसोटोप्स, एक आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, जैसे दो एटम्स हैं तो इनका एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन इनका A यानी मास नंबर कैसा हो, अलग, एक का A तो दूसरे का A डैश, लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर Z। तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों हैं तो एक ही एटम, एक ही एलिमेंट के, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे मास नंबर देखिए अलग अलग है। तो डाल्टन की ये बात तो सही हो ही नहीं सकती कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट गलत है। अब देखिए आपको, मुझे मालूम है कि यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा कि यार ये आइसोटोप्स, ये क्या एटॉमिक नंबर मास नंबर ये बताते जा रहे हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये पॉइंट अभी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो उसका रीज़न ये है कि अभी मैंने आपको मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी नहीं समझाया है। जब हम मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक पे आ जाएंगे तो हम ये सॉरी आइसोबार्स आइसोटोप क्या है ये समझ जाएंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पॉइंट आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट था कि एक ही एलिमेंट के भी एटम्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हाँ उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो एक जैसी होती है, सिमिलर होती है। बात आ गई ना आपको समझ में, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ एक पॉइंट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। अगले पॉइंट में डाल्टन ने ये कहा कि एलिमेंट्स जब एटम्स के एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड होते हैं ना, तो ये कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो ये बात भी डाल्टन की काफ़ी हद तक सही है, 50% सही है, 50% गलत है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम जब ऐसे ही कंबाइंड हो जाते हैं तो कंपाउंड नहीं बनता, डेफिनेट रेशियो में कंबाइंड होते हैं तब जाके कंपाउंड बनता है। तो डाल्टन ने ये बात तो सही कही कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कंबाइंड होंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। अब कंपाउंड जैसे कि मान लीजिए वाटर है, H2O कैसे बना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स के एटम्स कंबाइंड हुए, हाइड्रोजन एक एलिमेंट, ऑक्सीजन एक एलिमेंट, इनके एटम्स जाके कंबाइंड हुए तो बना मेरा वाटर, जो कि एक कंपाउंड है। लेकिन भाई साहब यहाँ ये फिक्स रेशियो में कंबाइंड हुआ है, देखिए 2:1 में दो एटम हाइड्रोजन का, एक एटम ऑक्सीजन का, लेकिन डाल्टन ने रेशियो वगैरह के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं की थी, बस उन्होंने बोल दिया कंबाइंड होते हैं कंपाउंड बन जाता है। तो 50% बात सही है, 50% कैसी है, गलत है। बात आ गई ना समझ में। दूसरा, अगर कुछ और पॉइंट हम जानना चाहें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी वगैरह के बारे में, तो देखिए डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में एटम्स को आइडेंटिकल माना था, ये उनकी जो है सबसे बड़ी कमी थी। मींस अब मेन जो इनके थ्योरी के पॉइंट्स हैं वो हम समझ चुके हैं। अब ये थ्योरी फेल हो गई थी, क्योंकि आज हम इसे यूज़ तो करते नहीं है। फेल होने का इसके रीज़न क्या था, देखिए, तो फेल होने का इसके रीज़न ये है कि अपनी इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भाई साहब ने बहुत सारे अजम्पशंस किए थे जो कि एकदम आज हम सरासर गलत होते हुए देख रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट ही आप उठा लीजिए इस थ्योरी का, ड्रॉबैक्स हम सभी चेक कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ही अगर आप उठा लीजिए तो पहले पॉइंट में देखिए डाल्टन ने कहा कि एटम जो होता है उसे हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन ये बात एकदम गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एटम को आज, अच्छा एक और इन्होंने बोला हम डिवाइड भी नहीं कर सकते एटम को, क्रिएट डिस्ट्रॉय की तो बात छोड़ो, हम डिवाइड भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जानते हैं आज हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, मेसॉन, बोसॉन, ग्रेविटॉन, ये सारे में हम एटम्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये सब पार्टिकल्स एटम के अंदर ही तो पाए जाते हैं, तो ये तो डिवीजन हम कर सकते हैं। मीन्स इनका ये एक पॉइंट तो गलत है, पहला ड्रॉबैक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। दूसरा ड्रॉबैक इन्होंने बोला हम ना तो एटम को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन आज मुझे मालूम है कि मैं
एटम बना भी सकता हूँ और एटम को बिगाड़ भी सकता हूँ। कैसे? न्यूक्लियर फिजन एक प्रोसेस होती है, आप इसके बारे में आगे अपनी 12th क्लासेस वगैरह भी पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, किसी एटम का ये जो न्यूक्लियस है, देखिए इस एटम के न्यूक्लियस पर ऐसे तेजी से न्यूट्रॉन्स की बॉम्बिंग कराई जाती है। ये सब आपको समझना नहीं है, बस मैं समझा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। न्यूट्रॉन्स की यहाँ पे जब हम बॉम्बिंग करवाते हैं, न्यूट्रॉन्स एक पार्टिकल होते हैं जो एटम के अंदर ही पाए जाते हैं, तो ये क्या करते हैं ना, इसके न्यूक्लियस को ऐसे ब्रेक कर देते हैं और ये न्यूक्लियस अब 2 नए न्यूक्लियस या फिर एक नया न्यूक्लियस और कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है। बात आई समझ में? अब यहाँ डिपेंडेंसी है कि 2 न्यूक्लियस भी बन सकते हैं और एक बन सकता है। बात आई समझ में? तो ये देखिए हमने एटम को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पे क्या किया हमने, डिस्ट्रॉय किया। देखिए डिस्ट्रॉय करके एक नया एटम बना दिया, तो यहाँ तो डिस्ट्रॉय हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ है ना। तो हम अब एटम को प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। हम सभी बड़ी अच्छे तरीके से इस बात को जानते हैं। तो ये पॉइंट भी इनका यहाँ से गलत, एकदम रॉन्ग साबित होता हुआ। ठीक है, अगला इन्होंने क्या बोला था कि एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, तो ये तो गलत था ही, मैंने आपको बता ही दिया, आइसोटोप्स आइसोबार्स की एग्जिस्टेंस की वजह से। ठीक, कंपाउंड्स इन्होंने बोला फॉर्म करते हैं, लेकिन फिक्स रेशियो में नहीं बोला, तो ये भी बात इनकी यहाँ से जाके गलत हो जाती है। ठीक, तो ये थी क्या ओवरऑल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो डाल्टन ने दी तो जो है एटम को समझाने के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ये कामयाब नहीं रही और इसके कुछ ड्रॉबैक्स की वजह से, जो ड्रॉबैक्स मैंने आपको अभी बताया, उसकी वजह से फेल हो गई। लेकिन इस थ्योरी ने ना सबके अंदर आग डाल दी एकदम से। इसने साइंटिस्ट को इतना इंस्पायर किया कि अरे भाई कुछ अच्छा करते हैं यार, कुछ सोचते हैं एटम वगैरह के बारे में, जरा स्ट्रक्चर कैसा है थोड़ा पता लगाते हैं हम सब भी इसके बारे में, कई सारी चीज़ें। तो ये ओवरऑल साइंटिस्ट के फेवर में अगर हम देखें तो एक इंस्पिरेशनल थ्योरी थी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि है ये एकदम फर्जी। बात आ गई ना समझ में? अब जब हमने पूरा का पूरा यहाँ पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी टॉपिक अपना कवर कर लिया है, तो चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ओल्ड टाइम में, मतलब पुराने समय में एलिमेंट्स वगैरह को किस तरह से साइंटिस्ट ने जो है अरेंज करने की शुरुआत की। मतलब जब नए नए एलिमेंट्स वगैरह खोजे जा रहे थे, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ये बात आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में समझा दी गई है। ठीक, शुरुआत में अर्लियर टाइम में देखिए जब एलिमेंट्स वगैरह खोजे जा रहे थे, तो साइंटिस्ट ने के सामने समस्या ये थी ना कि ये एलिमेंट्स जो खोज रही है, हम ही तो केवल जानेंगे नहीं इसके बारे में, इसके बारे में हमें लोगों को भी बताना है। तो लोगों को बताया कैसे जाए, मीन्स हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा एलिमेंट कौन सा है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए ना अब लोगों ने जुगाड़ निकालना शुरू किया। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे, बेसिकली कोई बात नहीं, उस चौक का मन नहीं था कि उस लिखा जाए उससे बोर्ड पे, दूसरी चौक हम यूज़ करते हैं, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स के बारे में पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ। अब देखिए, जब नए नए एलिमेंट्स दुनिया भर में डिस्कवर किए जा रहे थे, साइंस की काफ़ी अच्छी खासी तरक्की हो गई थी। समस्या वही कि किस तरह से इन एलिमेंट्स को लोगों के सामने रखा जाए कि लोग भी इन्हें याद रख सके कि भाई कौन सा एलिमेंट कौन सा है। तो कुछ साइंटिस्ट आ गए हैं, उन्होंने बोला यार एक काम करो ना, आप जो है एलिमेंट जहाँ जिस प्लेस से खोजा गया है, कोई एलिमेंट जिस, मान लो कोई एलिमेंट खोजा गया अफ्रीका से, तो उसका नाम ना वहीं से रिलेटेड किसी चीज़ के ऊपर रख दो। ठीक है, जैसे अफ्रीशियम रख दो या कुछ और रख दो। अगर कोई इंडिया से खोजा जा रहा है तो इंडस रख दो वगैरह वगैरह। कोई फ्रांस से खोजा जा रहा है तो फ्रेंचियम रख दो, मतलब वगैरह वगैरह। ये बस इमेजिनरी नेम्स है जो मैंने आपको बताएं। लोगों ने पहले ये सजेस्ट किया, लेकिन ना ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया साइंटिस्ट को। बोले अरे नहीं, कोई ये अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और जो है चलो करते हैं। तो फिर लोगों ने बोला ना एक काम करो, एटम्स की प्रॉपर्टीज़ देख लो कि मतलब कोई एलिमेंट जो खोजा जा रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसी प्रॉपर्टीज़ वो शो करता है, उसके हिसाब से नाम रख दीजिए। तो लोगों ने बोला भैया प्रॉपर्टीज़ के लिए बड़ी स्टडी करनी पड़ेगी, बहुत खर्चा पानी लगेगा लैब में और बहुत ज़्यादा इसमें भी कामयाबी मिल नहीं पाएगी, अच्छा सिस्टम नहीं लग रहा हमको। तो अब ये लोग पीछे हटे, बोले करो जो तुमको मन करे वो करो। तो एक आइडिया ये निकाला गया कि एलिमेंट्स के फोटोग्राफ्स को जो है, फोटोग्राफ्स के थ्रू जो है एलिमेंट, उसके फोटो के थ्रू लोगों को समझाया जाए कि ये कौन सा वाला एलिमेंट है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट्स का पिक्चर लिया और पिक्चर को अरेंज करते हुए
एलिमेंट्स को बढ़िया से एकदम डिज़ाइन कर दिया, एक अरेंजमेंट कर दिया एलिमेंट्स का। लेकिन अब समस्या ये होने लगी, शुरुआत तक तो ठीक है, जब तक हमको 10-15 एलिमेंट मालूम है तब तक तो ये चला एकदम अच्छे से। लेकिन अब बाद में दिक्कत ये होने लगी, जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ गया ना तो फोटोग्राफ्स में भी कंफ्यूजन, क्योंकि कई एलिमेंट्स एक ही जैसे दिखते थे तो पहचानना मुश्किल कि भाई कौन सा वाला कौन सा है। तो यहाँ से ये आइडिया भी क्या होने लगा, ड्रॉप होने लगा। तो डाल्टन भाई साहब ने एक और अच्छा काम किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देने के अलावा उन्होंने बोला ना आप सिंबल्स यूज़ करो एलिमेंट्स के लिए। क्या यूज़ करो, सिंबल्स यूज़ करो। लेकिन इनके सिंबल्स कैसे थे, इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के सिंबल वगैरह बना के दिखाए कि बोला आप सिंबॉलिक फॉर्म में समझा दो कि अपनी बात आप क्या कहना चाह रहे हो। अब सिंबल्स की सांकेतिक भाषा देखिए बड़ी अच्छी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे रोड वगैरह पे जा रहे हो तो आपने भी कई सारे रोड सेफ्टी सिंबल्स वगैरह देखे होंगे, जैसे ऐसे क्रॉसिंग बना के उस पर बच्चे आपको जाते हुए दिखते हैं वगैरह रहते हैं ऐसे, तो आपको पता चल जाता है कि भाई आगे स्कूल है, हमको धीरे धीरे चलना है। बात आ गई ना समझ में। इसी तरह से और भी एक आग का सिंबल आपने देखे होंगे, ये एक ऐसा गोला, इसके अंदर ऐसे एक भोपू बना दिया जाता है और भोपू के ऊपर ऐसे क्रॉस कर देते हैं, मतलब कि नो हॉर्न या हॉर्न वगैरह मत बजाइए। तो ये सिंबल की भाषा है। सिंबल देख के भी आप समझ सकते हैं कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो डाल्टन ने भी सेम यही टेक्निक अपनाई। उन्होंने बोला ना सिंबल से समझा देते हैं यार लोगों को कौन सा एलिमेंट है। साइंटिस्ट ने बोला जरा करके दिखाइए, तो इन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन के लिए ये वाला सिंबल फिक्स कर दो। इन्होंने क्या बोला कि एक एलिमेंट का एक सिंबल फिक्स कर दीजिए, जब भी वो लोग सिंबल देखेंगे वो समझ जाएंगे कि ये इसी के बारे में बात करने जा रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने कुछ ऐसा सिंबल फिक्स किया, किसके लिए, हाइड्रोजन है एटम के लिए, हाइड्रोजन एलिमेंट के लिए। अब इसके बाद 2-3 सिंबल और इन्होंने बना के दिखाए, जैसे इसके अंदर पूरा काला काला ऐसे अगर गोद दिया जाए इस तरह से, तो ये सिंबल किसके लिए था, कार्बन के लिए, ये रिप्रेजेंट करता था कार्बन को, ठीक है। इसी तरह से अगर ऐसे बना हो उसके अंदर जी लिख दिया जाए तो ये रिप्रेजेंट करता था गोल्ड को। समझ में आ रही बात। अगर जो है ऐसे गोले के अंदर ऐसे खिड़की एक बना दी जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता था, फॉस्फोरस को, फॉस्फोरस। अगर गोले के अंदर एक 4 खाने वाली खिड़की बना दी जाए तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सल्फर को, ठीक है। और अगर गोले के अंदर ऐसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना के इस तरह से, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को, पारे को। मरकरी जो थर्मामीटर में भरा होता है, आगे मालूम होगा ना आप सबको। हाँ, तो इस तरह से देखिए, क्यों गिर रहे हो भाई, इस तरह से उन्होंने कुछ सिंबल्स फिक्स कर दिए एलिमेंट्स के लिए और बोला कि हर एलिमेंट को आप एक सिंबल दे दीजिए और सिंबल के फॉर्म में दुनिया के सामने उस एलिमेंट को ले आइए, तो लोग जब भी उस एलिमेंट का यूज़ करना होगा तो सिंबॉलिक फॉर्म में उसे यूज़ कर लेंगे। बात आई समझ में। लेकिन देखिए ना, ये भी आइडिया कुछ दिनों तक तो चला, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा काम का साबित नहीं हुआ, क्योंकि जब कंपाउंड्स वगैरह के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हुई साइंस की, तो लोगों ने कंपाउंड्स वगैरह के बारे में बहुत अच्छे से जानना शुरू किया। तो अब यार उन्होंने ये बोला ना कि अगर मान लो भैया कि मुझे H2O का फॉर्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पानी का, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है, तो आज तो हम इसको H2O लिख लेते हैं, लेकिन ये H2O लोग उस जमाने में नहीं जानते थे। तो उन्हें अगर पानी का फॉर्मूला लिखना होता तो वो सिंबल यूज़ करते, कैसे, 2 हाइड्रोजन मतलब एक गोला, 2 गोला ऐसा, और एक ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन का सिंबल आपको बता दूं, अगर सिर्फ एक एम्प्टी गोला है तो ये रिप्रेजेंट करता था किसको, ऑक्सीजन को। तो अगर 2 डॉट वाले गोले मतलब हाइड्रोजन और एक गोला मतलब ऑक्सीजन। तो इस तरह से बताइए अगर किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो बच्चे के पल्ले कुछ पढ़ने वाला है नहीं। वो तो बोलेगा अरे भैया रहने दो, ये हमारे बस की बात नहीं, ये सिंबल वाली भाषा जो है खोपड़ी से ऊपर बाउंसर जा रहा है, ठीक। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये वाला आइडिया भी उनका काम नहीं आ पाया, सिंबॉलिक फॉर्म में एटम्स को रिप्रेजेंट करने वाला। तब आगे आए बर्जीलियस, ठीक है, द ग्रेट साइंटिस्ट बर्जीलियस, जिन्होंने दी थी बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी। और वाइटल फोर्स थ्योरी में इन्होंने ये कहा था, छोटा सा पॉइंट है, बर्जीलियस बहुत ज़्यादा गुरूर में आ गए थे, तो इन्होंने ये बोल दिया ना कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मतलब जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे कि गोंद मान लीजिए आप, जो ग्लू होता है पेड़ से निकलने वाला, रेजिन जिसे आप कह सकते हैं, उसे हम लैब में बना ही नहीं सकते हैं, ठीक, कोई भी नेचुरल कंपाउंड। तो यही थी हमारी बर्जीलियस वाइटल फोर्स थ्योरी, लेकिन ये एकदम गलत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज हम
लैब में चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो समझते हैं हम लोग आगे अब हुआ क्या। तो बर्जीलियस आए, एक साइंटिस्ट, इन्होंने बोला कि भैया ये सब आप लोग छोड़ो और एक काम करो, जो भी एटम का नेम है, जैसे मान लीजिए कोई एटम है जिसका नाम एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, सोडियम, तो बस करो ये कि अरे यार मैं आपको गलत एग्जांपल ही देने जा रहा हूँ, गलत इसलिए क्यों अभी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट है, जैसे सपोज करिए हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन है अगर हमारे पास, तो बर्जीलियस ने बोला ना एलिमेंट जो नाम है उसी नाम में से एक दो अक्षर निकाल लो, उसी के नाम पे पूरे एलिमेंट का सिंबल बना दीजिए। तो जैसे अगर हमें हाइड्रोजन का सिंबल बनाना हो तो हम क्या करें, H। इन्होंने भी बात की किसके, सिंबल वाली ही की, लेकिन इनके सिंबल ना डाल्टन के वो पिक्चर सिंबल से थोड़े हटके थे। ठीक, अब जैसे अगर हमें हाइड्रोजन का सिंबल लिखना होता है तो आज हम हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। अगर हमें कार्बन लिखना होता है, देखिए यहाँ पर, तो हम कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, C से खाली। अब देखिए अगर मुझे क्लोरीन लिखना है, अब यहाँ पर देखिए समस्या, तो अगर हमें क्लोरीन लिखना पड़ा तो देखिए कार्बन भी C से स्टार्ट होता है, क्लोरीन भी C से। अगर मैं क्लोरीन के लिए भी C ही लिखूंगा तब तो जो है बड़ी दुर्घटना, क्यों, क्योंकि कार्बन लिखा है कि क्लोरीन, ये तो मुझे समझ में नहीं आएगा। तो बर्जीलियस ने बोला एक अक्षर की जगह कभी कभी दो अक्षर उठा लिए जाए। तो जैसे क्लोरीन में नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोरीन लिखते CH है, तो इन्होंने बोला क्लोरीन के लिए Cl लिख लीजिए। बात आ रही है समझ में आपको। तो ये आइडिया था किसका, द ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल, नहीं बर्जीलियस का। ठीक है, बर्जीलियस ने ये आइडिया प्रपोज किया कि एलिमेंट्स के नेम के अकॉर्डिंग उनके नेम में से एक दो आप लोग लेटर्स उठा के एलिमेंट का सिंबल डिज़ाइन कर दीजिए और वही सिंबल आप यूज़ करिए उस एलिमेंट से रिलेटेड कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने के लिए। तो देखिए आज हम लोग बढ़िया से वाटर जानते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बनता है, तो हम उसका फॉर्मूला क्या लिख देते हैं, H2O। बात आ रही ना आपको समझ में। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको कुछ कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल वगैरह बता देता हूँ और आप लोग भी धीरे धीरे ना इनको रट्टा नहीं मारना है आपको, आप लोग एकदम फेमिलियर हो जाएंगे इससे, अपने आप यूज़ करते करते आप लोग सीख जाएंगे। ठीक, जैसे देखिए हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर मैं एलिमेंट का नाम भी लिख देता हूँ, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। कार्बन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। इसके अलावा जो है हमारे पास आता है सोडियम। अब देखिए सोडियम है तो इसको याद रखिएगा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल है, जो नेम है ना, वो उनके लैटिन नेम से उठाए गए हैं। जैसे सोडियम का लैटिन नेम होता है, लैटिन नेम मतलब लैटिन लैंग्वेज में सोडियम का नेम होता है नेट्रियम। ठीक है, तो यहाँ से उठाया गया है Na। बात आ रही है आपको समझ में। इसी तरह से आयरन का सिंबल होता है, आयरन का सिंबल होता है Fe। तो ये भी इसके लैटिन नेम से उठाया गया है, इसका लैटिन नेम होता है फेरम। तो यहाँ से क्या उठाया गया है, Fe। इसी तरह से देखिए अगर हम लोग बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम, तो पोटेशियम का सिंबल होता है K, लेकिन K तो आपको कहीं पोटेशियम में दिखेगा ही नहीं, तो ये भी इसके लैटिन नेम से उठाया गया है। पोटेशियम का लैटिन नेम होता है केलियम। ठीक है, ये भी सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर एग्जाम को गोली भी मारे तो हमें अपनी नॉलेज के लिए तो कम से कम चीज़ों को याद करना ही है ना। तो अपनी नॉलेज के लिए याद रखिएगा ये सारी चीज़ें कि सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम, आयरन का फेरम, पोटेशियम का केलियम वगैरह। ठीक है, इस तरह से। अब ये कुछ कॉमन जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक वाले सिंबल थे वो मैंने कुछ आपको यहाँ बता दिए हैं, जो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। मैंने इसीलिए बताया ताकि आप इनमें कम से कम कंफ्यूज ना हो कि भाई ये तो K कहीं दिख ही नहीं रहा है, Fe कहीं दिख ही नहीं रहा, यहाँ तो N कहीं दिख ही नहीं रहा, तब भी सिंबल ऐसा क्यों है। ठीक है, अब आगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या, एटॉमिक मास का। लेकिन एटॉमिक मास का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं इस बारे में भी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम लोग एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दोनों को ही वहाँ पर कंपाइल कर लेंगे। तो आज की क्लास फ्रेंड्स हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।
नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हमारी उसमें हम क्या करने वाले हैं ये मैंने आपको बता ही दिया। रिक्वेस्ट बस आपसे इतनी है कि वीडियो को लाइक करना है आपको, और जितना मैंने आज पढ़ाया है और पिछले लेक्चर में पढ़ाया है सब कुछ रिवाइज करते चलना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। कोरोना से भी आपको बच के रहना है, हाथों को सैनिटाइज करते रहना है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय।